हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भैया अभी तक ये कहानी हो चुकी थी कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, what is the exact number of biodiversity and what are the different levels of biodiversity। इतनी चीजें हमने देख ली। Now today is the time to study various patterns of biodiversity। Now what do you understand by patterns? Patterns का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि what are the different changes या different type of biodiversity that are present according to the area। अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक एटीट्यूड से दूसरे एटीट्यूड पे मूव कर रहे हो तो इज देयर इज एनी चेंज? कुछ चेंज आएगा डाइवर्सिटी में कि नहीं? चलिए यही देखेंगे, यही सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर मेनली टू पैटर्न्स दैट यू नीड टू स्टडी। पहला होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। फर्स्ट पैटर्न दैट यू हैव टू स्टडी इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड सेकेंड इज स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप बाद में देखेंगे, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं अबाउट एवरीथिंग अबाउट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स? आप सभी जानते हैं जो हमारी अर्थ है, अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया है। पूरी अर्थ को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड किया गया है। सभी ने इतनी ज्योग्राफी तो पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी तो अभी देख लो कि हमारी पूरी अर्थ को, ऐसे असली में कोई लाइंस नहीं है अर्थ के ऊपर, बट दीज आर इमेजिनरी लाइंस जिसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी अर्थ को डिवाइड किया है। द लॉन्गिट्यूडनल, जो ऐसे वर्टिकल लाइंस है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और जो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। सो अगर अलग अलग लैटिट्यूड पे जाए, मैं बोल रही हूँ हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करें, या फिर छोड़ो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करें, तो स्पीशी की डाइवर्सिटी में क्या कोई चेंज आएगा? Based on the latitudes, based on the different position on earth, क्या स्पीशी की डाइवर्सिटी में कोई चेंज आता है? चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अब इतनी सारी लाइंस तो अर्थ पे हैं, वो तो ठीक है, बट मेन आपको पता है कि अर्थ को कैसे डिवाइड किया है। दीज आर, ये क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ ऐसी लाइंस हैं, जो सेंटर में लाइन होती है, इट इज नोन एज इक्वेटर। अबव इक्वेटर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो इक्वेटर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ऊपर नीचे लाइंस होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेट लाइंस। क्या बोलते हैं? टेम्परेट लाइंस। या फिर वो क्या हो जाता है? आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। इतना तो बेसिक ज्ञान है, कुछ नहीं पता तो तुमको ये तो पता है कि अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज रेफर्ड टू एज इक्वेटर। अब क्या कहानी है? कहानी ये है कि अगर हम दीज लैटिट्यूड से हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, अगर यहाँ से यहाँ बात कर लूँ या फिर मैं उल्टा बात कर लूँ कि अगर आप पोल्स से, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है, अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो स्पीशी की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। और उल्टा बोलूं तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो स्पीशी की डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। तो स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। सीधा मतलब ये है कि इक्वेटर पर स्पीशी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इक्वेटर और पोल्स आते आते स्पीशी की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इक्वेटर पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और पोल पर इतनी कम डाइवर्सिटी, ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है भाई ऐसा? चलो देखते हैं। क्योंकि पहला रीज़न, इक्वेटर पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है। इक्वेटर पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है। दूसरा रीज़न, जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है वो इक्वेटर पर इतना नहीं होता। स्टेबल टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? स्टेबल टेम्परेचर कंडीशंस। एंड लास्टली एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन के लिए चाहिए होता है स्टेबल एनवायरनमेंट। तो स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है इक्वेटर पे, इसलिए स्पीशिएशन इज एफिशिएंट इन इक्वेटर रीजन। These are the three regions. That is why equator has maximum, yeah, equator has much species diversity than the poles.
और अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशी डाइवर्सिटी वैसे भी कम होती जाती है। पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, सनलाइट सफिशिएंट नहीं होती, इस कारण से पोल्स पर जाते जाते डाइवर्सिटी कम हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, पहला पॉइंट, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी कम होती जाती है। दूसरी चीज़, ट्रॉपिक्स, द लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 degree north to 23.5 degree south have more species that temperate or polar area। तो ये वाला जो एरिया होता है near the equator is referred to as tropical area, and above or below these line Tropic of Cancer and Tropic of Cancer, this is the temperate region and these are the polar areas। तो अगर मैं बोलूँ ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया एंड पोलर एरिया, कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको मैक्सिमम स्पीशी डाइवर्सिटी मिलेगी, तो मैक्सिमम स्पीशी डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज एज कंपेयर टू टेम्परेट और द पोलर एरियाज। तो टेम्परेट और पोलर एरियाज में स्पीशी डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में तो स्पीशी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलो बढ़िया, इतनी कहानी तो समझ आ गई। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई, जैसे कि नंबर ऑफ बर्ड स्पीशी आप कंपेयर करो तो देखो 3 जगह है, पहली है कोलंबिया, दूसरी है इंडिया और तीसरी न्यूयॉर्क, चौथा ग्रीनलैंड, 4 जगह है बेसिकली। तो अगर कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया लाई करता है नियर इक्वेटर। कोलंबिया कहाँ लाई करता है? इक्वेटर के पास। इंडिया की बात करें तो इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक्स में। अगर मैं अर्थ ड्रॉ करूँ, ये दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये क्या हो गई? टेम्परेट लाइंस, ठीक है, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। जो कोलंबिया है वो ऑलमोस्ट लाई करता है इक्वेटर पे, जो अर्थ है वो लाई करता है थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही लाई करता है अर्थ, सॉरी इंडिया, तो मतलब कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर होता है। अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क लाई करता है टोटली यहाँ, और लास्टली ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड यहाँ लाई करता है। समझ में आ गया? 4 अलग अलग जगह दी हैं, कोई गया भी होगा, कोलंबिया, न्यूयॉर्क, कहीं कहीं तो कोई गए होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ डिफरेंट जगह पे लाई करते हैं। अब आप देखो कोलंबिया जो कि इक्वेटर पे लाई करता है, वहां पर स्पीशी किसकी? बर्ड की अराउंड 1400 डिफरेंट टाइप की स्पीशी मिलती है, ठीक है। इंडिया जो कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में है, वहां पर बर्ड्स की ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा स्पीशी मिलती हैं। फिर बात करते हैं न्यूयॉर्क की। जो न्यूयॉर्क है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो वहाँ कितनी? 105 बर्ड स्पीशी हैं। एंड लास्टली बात करते हैं ग्रीनलैंड, जो बिल्कुल ही पोलर एरियाज में है, बिल्कुल पोल्स पे है, तो वहाँ सिर्फ 56 स्पीशी ऑफ बर्ड्स वेराइटी हैं। तो हमें क्या समझ में आया? पहली चीज़ कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से यहाँ पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, स्पीशी डाइवर्सिटी कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? वही 3 रीजन, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट सफिशिएंट रहती है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तीसरा इनफ टाइम फॉर स्पीशिएशन। तो भाई इसीलिए इक्वेटर पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और जैसे जैसे आप जाते जाते हो पोल्स की तरफ, कंडीशन रिवर्स होने लगती है, जैसे कि सनलाइट का अमाउंट कम होने लगता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए स्पीशी की डाइवर्सिटी कम होने लगती है। समझ में आया? तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग स्पीशी वेराइटी व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, नाउ और देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। Tropical forest region like Ecuador has up to 10 times of vascular plant species as compared to the temperate forest region like Midwest of USA। तो यहाँ पे उन्होंने 2 फॉरेस्ट को कंपेयर किया है। एक फॉरेस्ट है एक्वाडोर में जो कि लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में, और एक है मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में जो कि लाई करता है टेम्परेट रीजन में। तो एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और एक टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो जो ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जो टेम्परेट एरिया में लाई करता है दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आई कहानी अब आपको? अब आप मुझे बताओ कहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? पहली चीज़ तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ देयर इक्वेटर, एंड जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी कम होगी। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? ऑब्वियस है, मतलब बहुत ऑब्वियस है। ट्रॉपिकल रीजन में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, कोई भी स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट और द पोलर एरियाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह बहुत ही अजीब हैं, देखेंगे आगे।
नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द हैव द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. अब अगर आप एक स्पेशल फॉरेस्ट कोई सा पूछो कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, सो इट इज़ द ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे अभी आग लग गई थी कब तक कितने दिनों तक वहाँ पे आग लगी रही थी. सो कितनी सारी वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी उससे नुकसान भी हुआ था. सो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज द प्लेस विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ या ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. अब अगर आप नंबर ऑफ स्पीशी देखो तो प्लांट्स की स्पीशी कितनी है, मोर देन 40,000, फिशेस 3,000, बर्ड्स 1,300, मैमल्स 427, एम्फीबिया 427, रेप्टाइल्स 378 and invertebrates are more than 1,25,000. So this is the exact number. अब इसमें fluctuations हो सकते हैं, not the exact एक एक कीड़ा पकड़ के उन्होंने count नहीं किया, but this is the estimation of biodiversity, not the population. Biodiversity की कितनी variety of species उस area में available हैं, कौन कौन सी species वहाँ पे present हैं. So Amazonian rainforest is the largest biodiversity hotspot of the world. लार्जेस्ट मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. क्लियर? ओके. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पीशी रिचनेस इन द ट्रॉपिक. हम इतनी देर से यही सीख रहे हैं कि ट्रॉपिकल एरिया नियर इक्वेटर, उधर उस एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और टेम्परेट एरियाज में कम होती है. नाउ व्हाट आर द 3 रीजन. आपको ये 3 रीजन अच्छे से याद होनी चाहिए. सबसे पहले ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम. इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट को ज़्यादा टाइम मिला है. सो द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन टुक प्रॉपरली. तो स्पीशिएशन ढंग से हुआ, दैट इज वाई इट हैज़ मोर डाइवर्सिटी. सो ट्रॉपिक्स के पास क्या है, ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम. ट्रॉपिक्स के पास ज़्यादा इवोल्यूशनरी टाइम रहा है. सेकेंड रीज़न क्या है, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट, लेस सीजनल. अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट इट्स क्वाइट स्टेबल. ऐसा नहीं है कि कभी विंटर्स में टेम्परेचर जा रहा है -50 डिग्री सेल्सियस और समर्स में जा रहा है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं हो रहा. द टेम्परेचर इज क्वाइट कॉन्स्टेंट. सीजनल फ्लक्चुएशंस आर वेरी वेरी लेस. दैट इज, और कोई भी स्पीशी को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है स्टेबल इन्वायरमेंट. दिस इज द सेकेंड रीजन. एंड थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन जो सब जानते हैं, दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी. अब भाई इक्वेटर पे हैं तो उनको डायरेक्ट सनरेज मिलती है, सनलाइट मिल रही है, तो उनको ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल रही है विच कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. तो मोर सनलाइट मोर प्रोडक्टिविटी. ज़्यादा सनलाइट होने के कारण जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ इंक्रीजिंग. एंड दीज 3 आर द रीज़न कि वाई ट्रॉपिकल एरियाज हैव हाई स्पीशी डाइवर्सिटी और हैव हाई बायोडाइवर्सिटी. क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट नहीं? बहुत बढ़िया. तो हमने पढ़ा फर्स्ट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जिसमें हमने सिर्फ एक चीज सीखी विद 3-4 एग्जाम्पल्स. क्या एक चीज सीखी कि हम जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है. और या तो आप बोल लो कि हम जब ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट एरियाज में जाते हैं तो बस सेम बात, वही बस मैंने टर्म्स चेंज कर दिए हैं. एंड दीज आर द 3 रीजन फॉर दैट. तो एक ये बात आपको याद रखनी है एंड द 3 रीजन फॉर दैट. बस बाकी एग्जाम्पल्स तो ऐसा है जितने भी याद करो उतने कम है. तो 1-2 एग्जाम्पल्स याद कर लो और पॉइंट की बात याद रख लो. खत्म पहला पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वेरी गुड. So now let's move to second pattern of biodiversity, that is species area relationship. Now what do you understand by species area relationship? चलो देखते हैं. According to the study of Alexander von Humboldt in South American jungles, within a region, species richness increases with increasing explored area. बहुत ही मतलब बट ऑब्वियस सी बात है. आप बोलोगे ये बात तो हम बताते नहीं, हमें वैसे ही पता चल जाती. अगर आप सिर्फ इतना सा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, जस्ट मैंने बॉक्स बनाया कितने का, सपोज दिस इज अ बॉक्स ऑफ 10 मीटर टू 10 मीटर. आप 100 मीटर स्क्वायर का एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो. 100 मीटर स्क्वायर का आप एरिया, आप बहुत बड़ा जंगल है लेकिन आपने जो एरिया एक्सप्लोर करा इट इज जस्ट कितना 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर में आपको बहुत ज़्यादा मिल गई, अराउंड आपको मिल गई 12 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी.
12 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आपको मिल गई। ठीक है, आपने कहा ओके ठीक है, दैट्स गुड। अब आप जो एरिया एक्सप्लोर करने वाले थे, नाउ आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 100 मीटर टू 100 मीटर। अब आप जो एरिया एक्सप्लोर करोगे दैट विल बी 10,000 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। कितना एरिया एक्सप्लोर करने वाले हो आप? 10,000 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। आप मुझे बताओ 100 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी स्पीशी मिली और 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी स्पीशी मिली वो कितनी होंगी? अगर यहाँ 12 स्पीशी मिली है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 145 स्पीशीज है। मतलब मैं अगर सीधे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लिख देती हूँ कि हाँ मोर देन 140 स्पीशीज मिलेंगी आपको, मोर देन 140 स्पीशी। सीधा जो समझने की बात ये है वो ये है कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द एरिया दैट वी विल एक्सप्लोर, हम अपना एक्सप्लोर करने वाले एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीशीज रिचनेस विल ऑल्सो इंक्रीज, स्पीशी रिचनेस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यही बोला था। वो साउथ अमेरिकन जंगल्स में घूम रहे थे और वहाँ उन जंगलों में घूमते घूमते उन्होंने ये स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का कंसेप्ट दिया था कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है हम जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर, अपना एरिया जो है एक्सप्लोर करने वाला उस एरिया को बढ़ाते हैं। बट देयर आर ऑलवेज सम बट्स ओनली अप टू अ लिमिट, ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि अब आप बढ़ाते ही जा रहे हो, अब इसको मैं 1 लाख कर दूं तो आप बोलोगे मैम अब और ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी हो जाएगी। नो, स्पीशी डाइवर्सिटी इंक्रीजेस ओनली अप टू अ लिमिट। तो सीधा क्या कंसेप्ट है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का? अगर हम अपना एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं तो स्पीशी रिचनेस भी इंक्रीज हो जाती है, बट अप टू अ लिमिट। बट एक लिमिट तक ही ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि बस होती ही चली जाती हैं। दिस थिंग अकर अप टू अ लिमिट। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशी रिचनेस एंड एरिया गिवन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो द ग्राफ, द शेप ऑफ द ग्राफ वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ये एक कर्व है, यहाँ पे स्पीशी रिचनेस है और यहाँ पे एरिया है। वाई एक्सिस पे हमने लिया है स्पीशी रिचनेस कि कौन सी स्पीशीज कितने हैं नंबर में, एंड दिस इज द एरिया। सो इफ वी इंक्रीज द एरिया, आप देखो एरिया को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके स्पीशी रिचनेस बढ़ती जा रही है। बट एट दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट, नाउ द थिंग्स बिकम कांस्टेंट। सो क्या समझ में आया? एरिया के बढ़ाने पर स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज होती है बट ओनली अप टू अ लिमिट, ओनली अप टू अ लिमिट। उसके बाद में द स्पीशी रिचनेस विल बिकम कांस्टेंट। सो जब ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन द एरिया एंड द स्पीशी रिचनेस, वो कैसा ग्राफ बना? वो बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इंडिकेटिंग दैट ओके विद एक्सप्लोर्ड एरिया, जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज होगा स्पीशी रिचनेस इंक्रीज होगी, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो एक लिमिट तक ही होगी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्पीशीज रिचनेस विल बिकम कांस्टेंट। ओके, अब जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो देयर विल बी सम इक्वेशन ऑल्सो। तो क्या इक्वेशन थी? S इज इक्वल्स टू CA टू द पावर Z। S is equals to CA to the power Z. This is the equation for the rectangular hyperbola graph. S is indicating the species richness. A is indicating the area. So ये किसके बीच में रिलेशन है? The species richness and the area. C क्या है? C is indicating the Y intercept. C क्या इंडिकेट कर रहा है कि Y के साथ में, Y एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट कितना है, and the Z which is on the power of area is indicating the slope of the line. It is indicating the slope of the line, regression coefficient. तो Z is also known as regression coefficient indicating the slope. और जब हमने इस इक्वेशन को log पे लिखा, log समझते हो? log, हमने log कर दिया तो क्या हो जाएगा? log S is equals to log C plus Z log A। हमने इस पूरी इक्वेशन को स्प्लिट करके log फॉर्म में लिखा तो इट विल बी इक्वल्स टू log S is equals to log C plus Z log A। तो यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आया? S is the species richness, C is the Y intercept, Z is the slope of the line and A is the area explored। और जब हमने log scale पे कर्व ड्रॉ किया तो जो रिलेशनशिप था it was a straight line, it was a straight line। तो अगर हम log scale के थ्रू जब ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ तो वो log scale पर सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है।
बट एक्चुअल में द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज स्पीशी रिचनेस इंक्रीजेस ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा अनलिमिटेड नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो इंडिकेट करती है कि अनलिमिटेड, अब तो अंधी में बिल्कुल ग्रो करता ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशी रिचनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये कब होता है? ओनली ऑन द लॉग स्केल, बट इन एक्चुअल द रियलिटी द ग्राफ कैसा होता है? द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इक्वेशन फॉर दैट ग्राफ इज s is equals to ca to the power z, ca to the power z। समझ आइए पूरी कहानी? पक्का पक्का? चलो बढ़िया। नाउ generally for small area the z value is 0.1 to 0.2। so z क्या था? z was the slope of the line और the regression coefficient। तो z की बात करें तो z area to area वेरी करता है। अगर कोई एरिया बहुत ही छोटा है तो z की वैल्यू 0.1 0.2 होती है, बट फॉर लार्ज एरियाज एग्जाम्पल एंटायर कॉन्टिनेंट स्लोप ऑफ द लाइन इज स्टीपर। अगर हम बात करते हैं कोई बड़े एरिया के लिए, अगर छोटे मोटे एरिया की बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा ही होगा जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन छोटा होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं भैया? स्लोप, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। तो स्लोप अगर हम किसी छोटे एरिया के निकाल रहे हैं तो इट इज अराउंड 0.1 to 0.2। लेकिन अगर हम किसी बड़े एरिया की बात करते हैं लाइक फॉर अ कॉन्टिनेंट और समथिंग, तो स्लोप जो होगा वो थोड़ा स्टीप होगा, स्टीपर। द स्लोप विल बी स्टीपर। एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द जेड वैल्यू इज 1.15। अब ये फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स, भाई दे आर मच इन नंबर, और ऑल्सो कंपेयर भी कहाँ करें? ट्रॉपिकल रीजन में, इतना बड़ा रीजन। तो अगर हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ जेड विल बी 1.15। वैल्यू ऑफ z विल बी 1.15। तो z की वैल्यू आपको ऐसे ध्यान रखना है कि z इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट एरिया वाइज चेंज होता है। अगर एरिया कम है तो वैल्यू ऑफ z विल बी लेस, अगर एरिया बढ़ेगा, एक्सप्लोर्ड एरिया, तो वैल्यू ऑफ z विल बी मोर। सीधी बात। ठीक है, समझ आ गई कहानी? ओके, क्लियर क्लियर? ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। हमने आज पढ़े पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने पढ़े दो पैटर्न्स, द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। तो अगर आपको इन दोनों पैटर्न्स में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर सबको समझ में आ गया और मज़ा भी आ गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, जो तुम्हें करना ही चाहिए, और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।